हेलो बच्चों। सो हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या? सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन। तो अभी तक आपने जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, उसमें पार्टिकल या तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ पे चल रहा था, है ना। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, उसमें पार्टिकल किस में घूमेगा? एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें वही हैं, है ना। यहाँ पे भी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है और फोर्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। सेम उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करें। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ओके, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ओके, एंड सेकेंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, अब आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग किससे डील करते हैं, और डायनामिक्स भी आप लोग पढ़ चुके हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो डायनामिक्स में किससे डील करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द फोर्सेस। ओके, सेम तरीके से डायनामिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। ओके, यानी उस फोर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं जो बॉडी के स्टेट में चेंज लेके आ रहा है। ओके, अब काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, पहला डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दूसरा वेलोसिटी के बारे में, एंड तीसरा एक्सीलरेशन के बारे में। ओके, और डायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्स, बेसिकली फोर्स। ओके, आगे हम लोग देखेंगे वहाँ पे। तो अभी ध्यान से देखें, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स में, स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन मोशन इन टू डायमेंशन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने जो वहाँ पे पढ़ा था, पहला चीज लीनियर वेलोसिटी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ा होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, क्या पढ़ा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कैसे? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हमने क्या डिफाइन किया था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में चेंज हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। किससे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, दूसरा चीज हमने जो वहां पे वेलोसिटी पढ़ा था वो था लीनियर वेलोसिटी। क्या था वो? लीनियर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में ये लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा किससे? एंगुलर वेलोसिटी से। किससे चेंज हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सिमिलरली जो वहां पे एक्सीलरेशन हम लोगों ने पढ़ा था वो लीनियर एक्सीलरेशन था, लीनियर एक्सीलरेशन, और यहाँ पे ये लीनियर एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा किसमें? एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, सो बेसिकली काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमको इन सब तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, ये सारी चीज़ें हमने एक आउटलाइन दिया चैप्टर का। यहाँ पे हम लोग फोर्स, डायनामिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। ओके, इन सभी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जल्दी से इतना नोट करें, फिर हेडिंग डालें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, फर्स्ट हेडिंग हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स पार्टिकल जो है किस पाथ पे घूमेगा? सर्कुलर पाथ पे। तो मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, सपोज ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से। ओके, ऐसे। ओके, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके,
सपोज एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां पे था, ये पार्टिकल है एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल यहां पे था, ओके। किसी टाइम, अब पार्टिकल कैसे चलेगा, इस पाथ पे ऐसे ऐसे चलेगा, तो किसी टाइम t पे चलते 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 सपोज यहां पहुंच गया, तो t इज इक्वल टू एट एनी टाइम t पार्टिकल यहां पे, ओके। तो ये जब यहां से यहां घूमा है तो इस सेंटर O के रेस्पेक्ट में कितना एंगल रोटेट किया, यहां से ये इतना एंगल रोटेट किया थीटा, ओके। तो ध्यान से देखें, पार्टिकल जब यहां पे था हमने इस x एक्सिस को रेफरेंस लाइन लिया है, हम लोग एंगल यहीं से मेजर करेंगे, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमको एक रेफरेंस लाइन चाहिए होता है, ओके। जब पार्टिकल यहां पे है तो इस लाइन से वो कितना एंगल बना रहा है, 0, यानी कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे। अब पार्टिकल ऐसे से चलना स्टार्ट करता है, किसी टाइम t पे यहां पहुंचता है, तो व्हाट विल बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यहां से इस लाइन को ज्वाइन करें यहां पे, तो कितना एंगल घूम गया, वो थीटा एंगल। सो दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t, ओके। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल O, किसके रेस्पेक्ट में, पार्टिकल सॉरी पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ओके। अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ओके, ऑफ अ पार्टिकल। ये हम लोग ऐसे डिफाइन करें, एंगल rotated by a particle in a time interval, measured from a reference line, is known as angular displacement, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये हमारा थीटा, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो ये हमारा थीटा क्या गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O, ओके, एंड मेजर्ड फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन, ओके। ये हम लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके। अब अगर हम लोग छोटी छोटी बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और कैसा वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। आप हम लोग जो वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दो टाइप के वेक्टर पढ़े होंगे, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, है ना। तो ये किस टाइप का वेक्टर है, एक्सियल। दैट मींस ये हमेशा किसके अलोंग लगेगा, एक एक्सिस के अलोंग लगेगा, ओके। अभी हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। दूसरा यूनिट क्या होता है, मेजर्ड इन रेडियन। एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, ओके, मेजर्ड इन रेडियन। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, इसको किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में मेजर किया जाएगा, ओके। किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में मेजर किया जाएगा, ओके। इतना पॉइंट जल्दी से नोट करें। अभी ध्यान से देखें, जब यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन हो गया। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा हो गया। जब पार्टिकल सपोज ऐसे घूमते 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 यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे, ओके, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कितना, 90 डिग्री। दैट मींस व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, π/2, 90 डिग्री, ओके। सपोज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता है, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, चलते 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 यहाँ पहुंच गया, तो व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये पूरा 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। फिर ऐसे सपोज यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, ऐसे 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 चलते हुए वापस इस पॉइंट पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गए, बट डिफरेंस क्या है, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन किया, एंगल रोटेटेड बाय अ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल। तब जब पार्टिकल यहाँ से, ये इनिशियल पोजीशन है, इसका इनिशियल पोजीशन है ना, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और पार्टिकल ऐसे चलते 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 वापस इस पोजीशन पे आ गया, तो कितना एंगल रोटेट किया, π/2, कितना 360 डिग्री। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इससे घूम के वापस इस पे आ गया, तो कितना एंगल रोटेट किया, वो पाई डिग्री। कितना रोटेट किया, वो पाई डिग्री। पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, यानी कि सॉरी, कितना एंगल रोटेट किया, 2π, 360 डिग्री। पूरा राउंड कंप्लीट किया ना, तो 360 डिग्री घूम गया वो। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2π डिग्री। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है पार्टिकल का,
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जरूरी हो ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है कि अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होते हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। बट इस केस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो यहां पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज सेम, then angular displacement may not be zero, okay, may not be zero, बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेफिनेटली जीरो होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेफिनेटली जीरो होगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे याद रखना, एंगल रोटेटेड बाय अ पार्टिकल, ओके, एंगल रोटेटेड बाय अ पार्टिकल। अब ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन निकालना हम लोगों को आना चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, हम लोग वही, आप लोगों ने 10th में एक रूल पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल, है ना, तो उसी रूल को हम लोग यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल को, और उसी बेसिस पे हम लोग निकालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। चलो, ये मान लेते हैं कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, मान लेते हैं ये सेंटर है, कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे यहाँ किसी टाइम पे पहुँच रहा है, ओके, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, थीटा। ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आप अपने चारों फिंगर को ऐसे स्प्रेड करें और ये जो चारों फिंगर को उस डायरेक्शन में मोड़े जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है, ओके, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन में इन चारों फिंगर को कर्ल करें, तो जो थंब है वो किसका डायरेक्शन बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अभी यहाँ पे ध्यान से देखें, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं ऐसे रखता हूँ और पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में चारों फिंगर को कर्ल करता हूँ, थंब किधर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, आउटवर्ड, है कि हम लोग लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, थीटा के कैप। आउटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, के कैप, ओके। अलोंग एक्सिस लग रहा है, अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें, इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर लें, तो जेड एक्सिस किसके अलोंग होगा, इसे आउटवर्ड की तरफ होगा, है ना, तो ये एक्सिस के अलोंग लग रहा है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, यूनिट वेक्टर के कैप। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, थीटा के कैप, ओके। अब सपोज कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है ना, और ये 30 डिग्री घूम जाता है, ऐसे 30 डिग्री, ओके। तो मैं पूछूं व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो 30 डिग्री याद रखेंगे हमेशा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियन में लिखा जाएगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 30 डिग्री को, तो क्या आ जाएगा, π/6। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में कितना आ जाएगा, बोलो, π/6, और डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, आउटवर्ड, यानी कि के कैप, ओके। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ओके। अब सपोज कोई पार्टिकल ये सेंटर O यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पहुँच गया, सपोज 60 डिग्री घूम गया इस डायरेक्शन में, 60 डिग्री, ओके, जब यहाँ पे पहुँच गया किसी टाइम बाद, आफ्टर टाइम t, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, थीटा। कितना घूमा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3, है ना। डायरेक्शन क्या होगा, अभी ऐसे रखेंगे, कर्ल करेंगे हाथ को, है ना, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, चारों फिंगर को कर्ल करते हैं, तो थंब का डायरेक्शन क्या बताता है, वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। तो सेम तरीके से इधर वेक्टर की थंब किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस के कैप, क्या होगा, माइनस के कैप। सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है एक, पार्टिकल कंप्लीट्स 3.5 रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैलकुलेट एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 10 मीटर। तो एक बार ट्राई करें आप लोग खुद, फिर मैं बताता हूँ। ओके, तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, है ना। सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ हो गया, इसका रेडियस हम लोगों को पता है, सेंटर हो गया O, है ना। अब मान लेते हैं पार्टिकल जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता, तो कितना रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है? 3.5 रेवोल्यूशन। तो पहला रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, पहला रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ऐसे, फर्स्ट रेवोल्यूशन। जब भी पार्टिकल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर कितना होता है? 2 पाई। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। ओके, तो अभी ध्यान से देखें, यहां से पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? एक रेवोल्यूशन के बाद 2 पाई। ओके, तो 3 रेवोल्यूशन में कितना आ जाएगा? 3 रेवोल्यूशन में कितना आ जाएगा? 6 पाई। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा? 6 पाई, है ना। अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ऐसे बाहर की तरफ हम लोग के कैप लिख सकते हैं। अभी आधा और घूम रहा है। अभी ध्यान से देखें, आफ्टर 3 रेवोल्यूशन क्या पार्टिकल यहीं पे होगा? आफ्टर 3 रेवोल्यूशन पार्टिकल यहीं पे होगा, है ना। 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद अब आधा और घूम रहा है, तो आधा घूमने के बाद कहाँ पार्टिकल पहुंचेगा? यहाँ पे। ओके, यहाँ पे। तो और ये कितना घूम जा रहा है? पाई रेवोल्यूशन, है ना। तो हाफ रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा पाई रेवोल्यूशन का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा? 6 पाई के कैप, और इसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ है, तो प्लस पाई के कैप कितना आ जाएगा? 7 पाई के कैप। कितना आ जाएगा बच्चा? 7 पाई के कैप। ओके, 7 पाई के कैप। ओके, अच्छा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है? 2r। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? यहाँ से लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 2r, दैट मीन्स 20 मीटर। ओके, सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। पार्टिकल यहाँ पे है, 3 रेवोल्यूशन कब लगाएगा? एक रेवोल्यूशन हो गया, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर दूसरा रेवोल्यूशन हो गया, 4 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर तीसरा रेवोल्यूशन हो गया, 6 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर ये पाई आके ऐड हो गया, है ना। हाफ रेवोल्यूशन में पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे। सो दिस इज द आंसर। ओके, काफ़ी सिंपल है चीज़ें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, जल्दी से नोट करें। फिर नेक्स्ट राइट डाउन एंगुलर वेलोसिटी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वो क्या देखते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चा लोग? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। तो आप याद करो लीनियर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम is known as angular velocity. Okay, angular velocity is known as angular velocity. इसको हम लोग क्या कहते हैं? angular velocity कहते हैं। ओके, अब याद करें, आपने जब वेलोसिटी पढ़ा था तो 2 चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो सेम तरीके से यहाँ से भी ये 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? पहला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना, और दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। ओके, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज़, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा।
अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, है ना। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इंस्टेंटेनियस डी थीटा बाई डी टी। ये दो फार्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। सभी को याद होगा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, यानी कि डेल्टा थीटा बाई सॉरी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना, यही था ना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे? डी एक्स बाई डी टी, है ना, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम तरीके से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कितना तेजी से वो अपने एंगुलर पोजीशन को चेंज कर रहा है। ओके, अगर धीरे धीरे ऐसे सपोज ऐसे घूम रहा है वो, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कम है, क्योंकि ये अपना एंगुलर पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे चेंज कर रहा है। बट सपोज ऐसे ऐसे कोई पार्टिकल बहुत तेजी से घूम रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि दिस पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स एंगुलर पोजीशन फास्टर देन द प्रीवियस वन। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल कितना तेजी से अपने एंगुलर पोजीशन को चेंज कर रहा है। ओके, मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। सपोज ये, ओके, सपोज कोई पार्टिकल इनिशियली यहां पे है, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे या t इज इक्वल टू t1 पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे ना, ये हमारा रेफरेंस लाइन होगा, तो कितना होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? θ1, है ना, θ1। आफ्टर टाइम t, सपोज ये पार्टिकल ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँच गया। ओके, तब अब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? हम लोग मेजर तो यहाँ से करें, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? θ2। इसको हम लोग मान लेते हैं कितना? θ2। ओके, θ2 ये वाला पोर्शन। ओके, तो चेंज कितने का हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में? इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल है और ये फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ये टाइम t इज इक्वल टू t2 पे है, तो व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? दिस वन, डेल्टा थीटा। और ये डेल्टा थीटा किसके बराबर होगा बोलो? θ2 माइनस θ1। ओके, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना है? यहाँ पे जब टाइम t इज इक्वल टू t1 था, यहाँ पे पहुंचा तो t2 हो जाए, तो टाइम इंटरवल कितना लगा? t2 माइनस t1, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम इंटरवल डेल्टा t लग रहा है। सेम बात है, मान लेते हैं 3 बजे पार्टिकल यहाँ पे था, 3 बजे पार्टिकल यहाँ पे था और 5 बजे पार्टिकल यहाँ पहुँच जा रहा है, तो कितना टाइम लगा? 5 माइनस 3, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम कितना लगा उसको? 2 आवर। ओके, तो ये आ गया हमारा, दिस इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना है, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 है। t इज इक्वल, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, जब यहाँ पे था तो उसके पास पहले से ही डिस्प्लेसमेंट हमने θ1 एज्यूम किया होगा, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन ये लिया हुआ है। अगर आप रेफरेंस लाइन इसी को मान लें, इसी को, तो ये हमारा सिंपल सी बात है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एंगुलर, है ना, जैसा कंसीडर करना है। और फाइनली जब यहाँ पहुँच रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा एंगुलर? इतना, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? θ2 माइनस θ1। ओके, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा? डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना है? θ2 माइनस θ1 बाई t2 माइनस t1। दिस इज द एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे? सपोज डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ से यहाँ पार्टिकल सपोज यहाँ पे था तब 10 मिनट हो रहा था या 3 बज रहा था, यहाँ पे पहुंचा तो 5 बज रहा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगा उसको? 2 आवर। ओके, बट सपोज डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, तो ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वो भी काफी स्मॉल होगा। कैसे? ध्यान से देखें, आपने नोट कर लिया होगा इसको। ओके, ध्यान से देखें, जब डेल्टा t काफी छोटा होगा तो पार्टिकल का जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी काफी छोटा होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ऐसे,
दिस विल बी द, है ना। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम डेल्टा टी एंड दैट इज टेंस टू जीरो, तो ये डेल्टा थीटा भी काफ़ी स्मॉल है, तो अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा क्या, हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी एंड दिस विल गिव यू डी थीटा बाई डी टी। ओके, इतना समझ में आया, जल्दी से नोट करें। ओके, तो अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एवरेज का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे सपोज आप कंटिन्यूसली आप बाइक चला रहे हो और आपका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना। तो मैंने पूछा व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, जैसे मैंने पूछा आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो बाइक से, ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली एक्सीलरेट कर रहे हो बाइक को, एक्सीलरेटर घुमा के, है ना, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है आपका बाइक। सपोज आप घर से स्टार्ट किए जीरो, आप स्कूल में पहुंचे जो वहाँ पे तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो व्हाट इज द विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, आप निकाल सकते हो वहाँ से 0 + 45 बाई जितना टाइम लगा, है ना, सॉरी बाई 2 करके, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में बाई 2 हो जाता है। बट अगर मैं पूछूं इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब एट इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी थी आपकी, है ना, एवरेज नहीं, तो इंस्टेंटेनियस होता है। सब सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट कर लें इसको जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से नोट करें इसको, नोट कर लिया, चलो। ओके, सो काफ़ी सिंपल है चीज़ें, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 2t³ + t। ओके, पहला पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, पहला एवरेज जो निकालना है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, एंड सेकेंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, या इंस्टेंटेनियस में नहीं लिख सकते, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता था कि एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये चीज़ क्या बता रहा है, इस इंस्टेंट पे निकालना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इस इंस्टेंट पे निकालना है, और यहाँ पे क्या है बिटवीन, यानी कि 2 to 4 सेकेंड के बीच उसका एवरेज वेलोसिटी कितना था। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस नहीं दिया हुआ तो आपको समझना आना चाहिए। ओके, जल्दी से सॉल्व करें, ऐसा क्वेश्चन आप काइनेमेटिक्स में कर चुके होंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलो आओ देखते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस और सर एवरेज वेलोसिटी बताना। थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2t³ + t। तो θ1 कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड पे निकाल लेते हैं पहले, 2 × 2³ + 2 कितना आ जाएगा, 18 रेडियन। ओके, θ2 कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे 2 × 4³ + 4 कितना आ जाएगा, 132, है ना, रेडियन। ओके, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा, डेल्टा θ2 - θ1 बाई t2 - t1। θ2 कितना है, 132 - 18 बाई 4 - 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 114 आएगा ना, हाँ, बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 57 रेडियन पर सेकेंड। ओके, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, दूसरा क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो हम लोगों को पता है इंस्टेंटेनियस क्या होता है, d∅dt। क्या होता है, d∅dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 6t² + 1। तो इंस्टेंटेनियस निकालना पहला किस पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे जहाँ पे t है वहाँ पे 2 रख दो, तो 6 × 2² + 1 कितना आ जाएगा, 25 रेडियन पर सेकेंड। ओके, फिर हम लोगों को किस पे निकालना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ t है वहाँ पे 4 रख दें, तो 6 × 4² + 1 तो कितना आ जाएगा,
96 प्लस 1 इज इक्वल टू 97 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये हम लोगों का एंगुलर वेलोसिटी आ गया। ओके, काफ़ी सिंपल है, जल्दी से नोट करें। ओके, नोट करें जल्दी से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखें सर्कुलर मोशन काफ़ी इजी है, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट काफ़ी इजी है, आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, है ना। सो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप याद करें, सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। सपोज यहां से पार्टिकल स्टार्ट करता है, t इज इक्वल टू 0 पे, ये सेंटर है O, t इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलते हुए जा रहा है, ऐसे यहां पहुंच गया, किसी टाइम t इज इक्वल टू t पे यहां पहुंच गया, तो व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस थीटा विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम लोग बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है पार्टिकल का, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा हो गया। अब ध्यान दें कि अगर इन दोनों को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें तो ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं a। तो ये चीज AB जो लेंथ है ये क्या बन जाएगा हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स लीनियर वेलोसिटी भी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो उस लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है वो हम लोगों को निकालना है। ओके, तो अभी ध्यान से देखें, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है तो आर्क लेंथ कितना कवर कर रहा है, इतना, दिस इज द आर्क लेंथ। ओके, आर्क लेंथ। ओके, अब ध्यान से देखें, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल थीटा, जितना वो रोटेट किया। अब सपोज कि यहां से यहां जाने का टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, एज्यूम इफ t is tends to 0, t tends to 0, बहुत छोटे टाइम के लिए हम लोग देख रहे हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए। तो जब बहुत छोटे टाइम के लिए देखेंगे तो पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो इस केस में इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर्क ही मिल जाएगा, है ना। यानी कि टाइम जितना छोटा होगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये AB जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AB आर्क लेंथ। टाइम जब छोटा होगा, ओके, जब ज्यादा टाइम होगा तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं हेलो, है ना। तो अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, टाइम t टेंस टू 0 देन आर्क लेंथ AB will be approximately equal to स्ट्रेट लाइन AB, जो कि क्या है हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसको मान लेते हैं क्या, S मान लेते हैं। तो ये S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इंटू थीटा। टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा ds बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R तो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है सर्कुलर ऑर्बिट का, d थीटा बाई dt। ये ds बाई dt क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ये d थीटा बाई dt क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा क्या है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ओके, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसको जल्दी से नोट करें, इसमें हम लोगों को और चीज़ें थोड़ी समझनी है, v इज इक्वल टू r ओमेगा में। ओके, जल्दी से नोट करें, इधर नोट कर लिया होगा, मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूँ, है ना। अभी ध्यान से देखें, तो अब इस वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, जहां पे v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है ना, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी।
है ना। तो अब ध्यान से देखें इस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो लिखें डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ओके। डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना तो डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। हम लोग लिखें विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट एनी इंस्टेंट एंड एट एनी पॉइंट, ओके। क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट के टेंजेंट होगा। दैट मीन्स सपोज अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे सेंटर ओ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आप बता सकते हो। सेम बात है ना, जिधर की तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन वो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऐसे घुमाएं फिंगर को, है ना, ऐसे फिंगर को कर्ल करें तो थंब किधर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ है, आउटवर्ड, ओके। अब लीनियर वेलोसिटी का, तो अगर हम लोगों को इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो इस पे हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट 1, ओके। अगर हमको पार्टिकल इधर की तरफ घूम रहा है तो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ओके। अगर सपोज हम लोगों को इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देंगे, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये हम लोगों को क्या दे देगा, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट 2। अगर हम लोगों को इस पॉइंट पे चाहिए तो हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दिस विल बी द लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट 3, ओके। अगर हम लोगों को इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दिस विल बी द लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट 4। अब आप लोगों को एक चीज और पता होगा कि अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग कनेक्ट करें ऐसे, तो आप लोगों को पता है ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सेम तरीके से अगर हम लोग, मैं इसको कनेक्ट करूं सेंटर से, ओके, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं सेंटर से तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं सेंटर से तो ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, ओके। यानी कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा में, ये V और ये R, याद करें, ये V और ये R, ये V और R, V और R, V और R, V और R, यानी कि दिस लीनियर वेलोसिटी एंड दिस रेडियस वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। क्या होंगे, विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो हम लोग को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई आर, है ना। अब ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट जब हमने कैलकुलेट किया तो O के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था, तो ये एंगुलर वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, पॉइंट O के रेस्पेक्ट में। तो बेटर होगा आप ऐसे लिखें, एंगुलर वेलोसिटी या पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू O, इसको अगर हम लोग पार्टिकल कंसीडर कर लें, पार्टिकल, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O, ओके, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट किए किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई R, ओके। अब आप लोगों को क्लियर होगा कि ये किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, रेडियल वेक्टर के। किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, रेडियस वेक्टर के, ओके। और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर और अच्छे से क्लियर होगा, ओके। जल्दी से नोट करो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में तो बोलो, किसी को कोई जरा सी भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू O, ओके। अब अगर इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करें तो एंगुलर वेलोसिटी या पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू हम लोग क्या लगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर, रेडियस वेक्टर के, P माइनस वेलोसिटी ऑफ, ओ सॉरी, पॉइंट O बाई R। अब अगर ये पॉइंट 0 है, रेस्ट पे है, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या जाएगा, V परपेंडिकुलर बाई R, जो एक सिंपल सा केस मिलता है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है
अप टू स्कूल एग्जाम उसमें ये सेंटर के रेस्पेक्ट निकालें तो ये पॉइंट रेस्ट में होता है तो ये 0 आ जाता है, तो हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं v/r। ओके, बट डिटेल में इक्वेशन ये है। ओके, अब आओ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर और अच्छे से क्लियर होगा, जल्दी से नोट कर लें। ओके सो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज ओके ये x एक्सिस ये y एक्सिस। ओके, दिस इज ओरिजिन O। कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से एंड दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। मैं पूछा फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू O। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो परपेंडिकुलर है ही, कंपोनेंट वगैरह लेने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू O इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई r। ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल o परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई r। ओके, अब इस फार्मूले में रखें तो क्या आ जाएगा, ये कितना है 10, पार्टिकल o रेस्ट में है तो 0 और r कितना है 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2। यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, वेरी इजी, जल्दी से नोट करें इसको नोट करो जल्दी से। फिर दूसरा सपोज अगर इन दिस केस ये 5 मीटर ही मैं दे दिया, लेकिन इस बार पार्टिकल जो है इज मूविंग, इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है 5 ही कर दूँ, इज मूविंग टुवर्ड्स दिस विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैंने पूछा फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू O एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। ओके, सो अभी ध्यान से देखें, ये पॉइंट O के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ से जब आप इसको कनेक्ट करोगे इस लाइन को O से, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। ये कितना आ जाएगा 10 cos 37 दैट मीन्स 8, और ये वाला कितना आ जाएगा 10 sin 37 दैट मीन्स 6। ओके, अब ये जो कंपोनेंट है ये अलोंग दिस लाइन है, तो ये जो है इस कंपोनेंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा 0, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हमेशा कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है 6, ये वाला है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू वो कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू O परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो कितना जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल O परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई r। तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू O कितना आ जाएगा, ये कितना है 6, ये कितना है 0/5, तो कितना आ जाएगा 6/5 यानी कि 1.2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो तुम्ही लोगों को सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ें बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं, है ना। काइनेमेटिक्स पार्ट अगर आपका क्लियर है तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज पार्टिकल p is moving toward this with 10 meter per second and this is observer O moving toward this with 10 meter per second and this distance is 5 मीटर। मैंने पूछा फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विथ रेस्पेक्ट टू O, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विथ रेस्पेक्ट टू O। तो चलें जल्दी से कैलकुलेट करें। ओके, जल्दी से कैलकुलेट करो और देखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई r, वेलोसिटी ऑफ p परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ O परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई r। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, परपेंडिकुलर ही है, तो कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सपोज परपेंडिकुलर नहीं होता तो कंपोनेंट लेते। सेम तरीके से ये भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कंपोनेंट ले लेते। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ 10 माइनस ये कितना दिया हुआ है, ये रेस्ट पे नहीं, ये भी मूव कर रहा है नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो नीचे की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव -10/5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हें लोगों को सॉल्व करना है। पार्टिकल P is moving in this direction with 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। इस बार ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ओके। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 3 मीटर। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी या, एंड दिस इज 37 डिग्री। इसको छोड़ देते हैं, यही मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, है ना, नहीं तो ये तो निकाल ही लोगे, ये दिया हुआ, ये होती निकल लीजिएगा 5 मीटर है। दिस इज 37 डिग्री। एंगुलर वेलोसिटी या पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू O। चलें जल्दी से कैलकुलेट करें एंगुलर वेलोसिटी या पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू O, जल्दी से कैलकुलेट करें। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू O। चलो आओ देखते हैं। तो पहले बात, इसका इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आप इसको ज्वाइन करोगे और ये पता होना चाहिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। अब देखते हैं कि ये वाला इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो नहीं है तो हम लोग कंपोनेंट लेंगे, एक इस डायरेक्शन में अलोंग दिस लाइन आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आ जाएगा। ये 37 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 cos 37 दैट मीन्स 16। ये कितना आ जाएगा, 20 sin 37 दैट मीन्स 12, है ना। अब इस कंपोनेंट का तो कोई एंगुलर वेलोसिटी होगा नहीं इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि अलोंग द लाइन है ना। किसका होगा, सिर्फ इसका। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू, सिर्फ फिर से वही फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई R। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ P परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ O परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई R। सो वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू O कितना आ जाएगा, ये कितना है 12। ऑब्जर्वर रेस्ट पे, देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे है, बट ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है। सपोज मैंने ऐसे अगर ऑब्जर्वर को मूव करा दिया होता तो इसके भी कंपोनेंट लेते, एक इधर की तरफ, एक ऐसे इधर की तरफ, पर दो डायरेक्शन में, है ना, एक अलोंग द लाइन, एक ऐसे ले लेते। तो 12 माइनस 0/5, तो कितना आ जाएगा, 12/5 मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ओके, रेडियन पर सेकेंड, ओके। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें जल्दी से। किसी को डाउट है एंगुलर वेलोसिटी में, किसी को भी जरा से भी डाउट है एंगुलर वेलोसिटी में, जल्दी से बताएं। चलो ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट ओनली related to circular motion, okay? Angular velocity is not only related to circular motion। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में दिया हुआ, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। एक ने मेरे से डाउट भी पूछा था, तो मैंने बताया था कि जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहाँ पे वो चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। उसमें ये कहा गया है कि जब आप ट्रेन में बैठे हुए होते हैं तो आउटसाइड जब आप देखते हैं तो नज़दीक का, जो ट्रेन के नज़दीक का जो पेड़ वगैरह होते हैं, ट्री होती है, वो काफ़ी तेज़ मूव करते हुए दिखाई देती है कंपेयर टू जो काफ़ी डिस्टेंस पे है ना, कि यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो काफ़ी स्लोली मूव करते हुए दिखाई देती हैं, जबकि जो नज़दीक की ऑब्जेक्ट्स है वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हुए दिखाई देती हैं। वो ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। कैसे देखा होगा, जब आप ट्रेन में बैठे हो तो नज़दीक वाला जो ऑब्जेक्ट होता है यो ऐसे थ्राक से निकलता है ना, और जो दूर वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप मुंडी ऐसे घुमाते हो। सपोज आप ट्रेन में बैठे हो, ऐसे घुमाते हो देखने के लिए। जब दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो ऐसे धीरे धीरे घुमाते हो ना, तो हमको ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट काफ़ी स्लोली मूव कर रहा है ना, ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। दोनों तो रेस्ट पे हैं, बट क्यों होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। कैसे, सपोज मान लेते हैं तुम ट्रेन में बैठे हुए हो, तुम्हारी ट्रेन किसी स्टैंड पे यहाँ पे, और तुम कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हो ऐसे इधर की तरफ, है ना। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है O1, दूसरा ऑब्जेक्ट काफ़ी डिस्टेंस पे है O2।
तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये इधर की तरफ भाग रहा होगा, ये इधर की तरफ भाग रहा होगा। अब तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो तो किसी टाइम टी में ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में यहाँ पहुँच गया यहाँ पे, तो उसी उतना ही डिस्टेंस ये भी चलेगा तुम्हारे रेस्पेक्ट में, वी टी है ना, O1 डैश O2 डैश, ये डिस्टेंस सेम होगा, कितना होगा वी टी। एक्चुअल में ये दोनों रेस्ट पे बट तुम्हारे रेस्पेक्ट में है ना। तो अब ध्यान से देखो, तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल घूमा, θ1। तुम्हारे रेस्पेक्ट में पार्टिकल O कितना एंगल रोटेट किया, यानी कि उसको देखने के लिए θ2। कौन एंगल बड़ा है, थीटा, ऑब्वियस ही बात, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, dθ1/dt इज ग्रेटर देन dθ2/dt। ये क्या आ जाएगा, ω1 इज ग्रेटर देन ω2। मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है तुम्हारे रेस्पेक्ट में, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट काफ़ी तेज़ी से मूव करता हुआ दिखाई देता है तुम्हारे रेस्पेक्ट में, और ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे। बट एक्चुअल में दोनों किस कंडीशन में है, रेस्ट में। ओके, तो ये उसका आंसर था। वहाँ पे मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ाया था। ओके, बट आप ऐसे लॉजिक लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में आता है तो। ओके, जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, तो एंगुलर एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे एक्सीलरेशन को आपने डिफाइन किया था, लीनियर एक्सीलरेशन को। लीनियर एक्सीलरेशन को आपने कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर लीनियर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, with respect to time, okay, is known as angular acceleration, angular acceleration। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग डिनोट कर सकते, किससे करते हैं, अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। छोटे छोटे चीज़ें, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। छोटी छोटी चीज़ें। तो अब इसको भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन है ना, जैसे वहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस डिफाइन किए थे। और दूसरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा, ओ सॉरी, इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, डी ओमेगा बाई डी टी। एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। कैसे, सपोज सेम जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया था, है ना। कोई पार्टिकल सपोज सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे, t इज इक्वल टू T1 पे जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना था, ω1 था। कितना था, ω1। ये घूमते गया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घट भी सकता है ये। जब यहाँ पे पार्टिकल पहुँचता है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ω1। यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचता है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी है ω2। ओके, t इज इक्वल टू T1 पे। ओके, तो यहाँ पे पहुँचता है t इज इक्वल टू T2 पे, तब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होके कितना हो जाती है, ω2, यानी कि बढ़ गई, घट भी सकती है वो। जैसे हम लोगों ने उसमें डिफाइन किया है, किसमें, वेलोसिटी के केस में। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन आता है। तो यहाँ से यहाँ जब ये पहुँच रहा है पार्टिकल,
सपोज थीटा एंगल घूम गया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो गया, तो अल्फा एवरेज अगर हमें एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई डेल्टा टी। सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस के केस में सपोज अगर ये इंटरवल काफ़ी छोटा है, तो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, अब ध्यान से देखें, वेलोसिटी घट भी सकती है, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, और अगर कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है तो क्या हो रहा है, पार्टिकल में रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है, पार्टिकल में एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेट कर रहा है, acceleration, and in that case acceleration and angular velocity both are in same direction. ओके, तो ये हो गया हम लोगों का एंगुलर एक्सीलरेशन। अभी देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे चीज़ें करेंगे, कब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, कब एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, इन सारी चीज़ों को आप ढंग से नोट कर लें। रोटेशन में ये सारी चीज़ें दोबारा आने वाली हैं। ओके, चलो भाई मिटा रहा हूँ। अब बताएं, हम लोग 2-3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पहला केस व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट, ओके, फर्स्ट केस। सेकंड केस व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओके, एंड थर्ड केस व्हेन ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओके, ओमेगा इज डिक्रीजिंग। ये 3 केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे, ओके, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बताएं ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, आप कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाएंगे, ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे लगाएंगे, तो थंब किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। एक्सियल वेक्टर होता है तो एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, तो ऐसे घुमाएंगे फिंगर को तो किधर की तरफ थंब आ रहा है, ऊपर की तरफ। दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो वो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे ओमेगा जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो अल्फा क्या होगा, जीरो, है ना, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, वो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। सेम सी बात है, काइनेमेटिक्स को याद करें, जब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो एक्सीलरेशन क्या होता था, जीरो, है ना। लीनियर वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती थी तो लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता था, जीरो। सेम उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। ओके, दूसरा, सपोज ये पार्टिकल घूम रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ओमेगा का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। थंब को ऐसे, चारों फिंगर को ऐसे घुमाएं, थंब ऊपर की तरफ, है ना, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो थंब को करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा ना, ऐसे, तो एंगुलर वेलोसिटी किधर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ। दिस इज द ओमेगा वेक्टर। ओके, अब भैया ओमेगा बढ़ रहा है, यानी कि डी ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी जीरो इस बार नहीं होगा। तो डी ओमेगा बाई डी टी अगर इस बार जीरो नहीं होगा दैट मीन्स पार्टिकल में एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, ओमेगा बढ़ रहा है। ओमेगा कब बढ़ेगा, वेलोसिटी कब इंक्रीज होता है, जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल देंगे कि जो एक्सीलरेशन है एंगुलर, उसका भी डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, सेम डायरेक्शन में। ओके, तो हम लोग यहां से लिखेंगे क्या, कैसे पता किया, क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा एंड ओमेगा आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं बोलेगा कोई सर राइट हैंड थंब रूल लगा के आपने बता दिया, राइट हैंड थंब रूल तो यहाँ पे लगा दें, ऊपर की तरफ आएगा, बिल्कुल गलत है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन देख के कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। ओके, सेम सी बात है, मान लेते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की तरफ, लीनियर के केस में एक्सीलरेशन भी इधर की तरफ है,
तो वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है टाइम के साथ, सिंपल सी बात है, सेम डायरेक्शन में। अब इस केस में आते हैं, थर्ड केस। ओके, सपोज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ओके देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज लेके समझा रहा हूं, आप क्लॉकवाइज लेके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या आएगा, ऊपर की तरफ, ओमेगा। अब देखिए एक्सियल वेक्टर का मतलब यह है कि अगर ओमेगा ऐसे पार्टिकल घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, अगर ये ऐसे घूम रहा होता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसी एक्सिस के अलोंग लगता ओमेगा बट नीचे की तरफ, इसीलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। ओके, अब ध्यान से देखो ओमेगा घट रहा है घटने का क्या मतलब है कि बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन कब होता है, जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, अल्फा वेक्टर। ओके, घट रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कि अल्फा एंड ओमेगा आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं लीनियर के केस में वेलोसिटी इधर की तरफ लग रहा है किसी बॉडी पे और एक्सीलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। क्या होता है, वेलोसिटी से कंटिन्यूसली घटते जाते फिर जीरो हो जाता है। सेम तरीके से यहाँ पे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी घटता जाएगा और एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी को यहाँ पे डाउट है तो मेरे से पूछे, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से नोट करें इसको। चलो ओके, सो एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन लिख दिया मैंने, करा है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 50 रेडियन पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 100 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई डेल्टा टी। ओमेगा 2 कितना, 100 माइनस 50 बाई टाइम कितना, 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, जल्दी से नोट कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन, है ना। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। तो ध्यान से देखें, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या था, r ओमेगा। अब अगर ओमेगा चेंज करेगा बॉडी में, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है तो ओमेगा चेंज करेगा तो v भी चेंज करेगा, और v चेंज करेगा तो क्या है, बॉडी में लीनियर एक्सीलरेशन भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dv बाई डी टी, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, d ओमेगा बाई डी टी। ये चीज़ क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन a r, और ये चीज़ क्या है, सॉरी ये लीनियर एक्सीलरेशन, ये क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन r अल्फा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, a इज इक्वल टू r अल्फा। अब इस लीनियर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है ना, बताता हूँ मैं, r अल्फा। ओके, ये चीज़ ध्यान से नोट करेंगे। तो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू r अल्फा। ये सारी चीज़ें जब रोटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से आप फिर इससे एक बार आएगा और वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, डायरेक्ट आपको निकालना होगा। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी जाती हैं। सो आप थोड़ा ढंग से पढ़ते हुए चलें। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। इसको जल्दी से नोट करें, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ओमेगा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5। ओके, कैलकुलेट, पहला
अल्फा बिटवीन t इज इक्वल टू 1 to 2 सेकेंड। दूसरा अल्फा एट t इज इक्वल टू 1 and 2 सेकेंड। ओके, चलो जल्दी से कैलकुलेट करें। कर चुके हैं, सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं बार बार, जल्दी से कैलकुलेट करें। एंड तीसरा भी कैलकुलेट करें, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0। चलो भाई जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट कर दो। ओके सो चलो आओ देखते हैं। पहला ये निकालना, एक इंटरवल में निकालना है, दैट मीन्स एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, ω2 माइनस ω1 बाई T2 माइनस T1। तो ω1 कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस 3 मीटर रेडियन पर सेकेंड। ω2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 रख दो तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। ओके सो अल्फा एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ω2 कितना है 3 माइनस ω1 कितना है -3 बाई 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके माइनस का मतलब पहले वो अपोजिट घूम रहा था है ना, फिर वो 2 सेकंड बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगा है ना। ये आ गया। दूसरा क्या निकालना था, इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंट पे निकालना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है तो इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दो भैया इसको तो 4t आ जाएगा। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा 2 सेकेंड पे कितना आ जाएगा, 2 रख दो तो 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0। तो एंगुलर एक्सीलरेशन 0 करने के लिए इसको 0 करोगे, अल्फा इज इक्वल टू 0 4t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है, उस इंस्टेंट पे क्या निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। तो इस इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा -5 रेडियन पर सेकेंड। दैट मीन्स जब एंगुलर एक्सीलरेशन 0 था तो कितने से मूव कर रहा था, -5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ओके चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, मिटा देता हूँ मैं इसको। ओके तो फर्स्ट केस हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट केस में ध्यान से देखें क्या हमने माना हुआ है कि ओमेगा कांस्टेंट है, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। इस इंस्टेंट पे अगर हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ और कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से v का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। तो v का वैल्यू कांस्टेंट है तो अल्फा 0 है तो a क्या आ जाएगा 0, यानी टेंजेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओके क्योंकि ये टेंजेंट लगता है किसी पॉइंट पे, सर्कल का जो पाथ होता है उसके टेंजेंट होता है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी 0। तो अब यानी कि इसके अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसके अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस पर्टिकुलर केस में ध्यान से तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ। वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके यही चीज आएगा सर, अभी डायनामिक्स पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, और उसी एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये चीज़ क्लियर है सभी को। ओमेगा का डायरेक्शन बाहर की तरफ जो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है तो दैट मीन्स इसका इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सॉरी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, फर्स्ट केस आ गया। अब सेकंड केस लेते हैं। पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन बाहर की तरफ, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट, तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा भी जीरो नहीं होगा, अल्फा जीरो नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, देखते हैं ओमेगा घट रहा है या बढ़ रहा है। ओमेगा अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स अल्फा और ओमेगा दोनों का डायरेक्शन सेम है बाहर की तरफ। अब v ओमेगा बढ़ रहा है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से v का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो v का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन में लगेगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? सेम डायरेक्शन। ओके, अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में ध्यान से देखो, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा जीरो नहीं होगा। अब ओमेगा का डायरेक्शन बाहर की तरफ और ओमेगा घट रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन यानी अंदर की तरफ, यानी ओमेगा का डायरेक्शन के कैप तो अल्फा का डायरेक्शन माइनस के कैप। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ओमेगा अगर घट रहा है तो v का वैल्यू भी घटेगा, यानी मैग्नीट्यूड जो अब वेलोसिटी जो है वो घटेगा। तो घटेगा, अगर ये वैल्यू घट रहा है दैट मीन्स क्या है? इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। अब घट रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ। ओके, इज इट क्लियर? जल्दी से नोट करें, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं, डायनामिक्स में भी काम आएगा। जल्दी से नोट करें, बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं बट आपको होनी चाहिए। ओके, जल्दी से नोट करें। फिर हम लोग आते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको, नोट कर जल्दी से। चलो, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करने जा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेटिक्स पार्ट इज ओवर, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, सो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ओके, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो कांस्टेंट, यानी कि ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। ओके, चलो भैया आइए डिस्कस करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं, मान लेते हैं कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ, मैं बता चुका हूं, जब पार्टिकल यहां पे होगा तो डायरेक्शन इधर की तरफ, है ना। और अगर हम लोग यहां से ड्रॉ करें तो ये क्या होगा? टेंजेंट। अगर हम लोग यहां पे बात करें, जब पार्टिकल यहां पे होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, जब पार्टिकल यहां पे होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ, है ना। अब ध्यान से देखें, वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दैट मीन्स ये v का वैल्यू कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। और ओमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है, तो ओमेगा क्या रहेगा? जीरो, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहां पे हम लोग बात करें तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है बच्चा लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा भैया, अब मैंने थोड़ा सा सोचा, पार्टिकल यहाँ पे तो डायरेक्शन इधर की तरफ, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो डायरेक्शन इधर की तरफ, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया डायरेक्शन इधर की तरफ, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया डायरेक्शन इधर की तरफ। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ याद करें, क्या था फर्स्ट लॉ? इवन पार्टिकल का डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? फोर्स। क्या चाहिए होगा? फोर्स। मतलब क्या आया? अब फोर्स लग रहा है बॉडी पे तो एक्सीलरेशन भी है ना। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है,
और इस स्टेट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए हमको? फोर्स। फोर्स कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं से तो आएगा, है ना? कहीं ना कहीं से तो आएगा ना फोर्स। इसी फोर्स को, जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको फोर्स चाहिए ना, बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए ना, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बॉडी पे जो पार्टिकल है इस पे क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड डायरेक्शन ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स सेंटर ओ। दैट मीन जब पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ एफ सी, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ एफ सी, जब पार्टिकल यहाँ पे है तब फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ। यानी हर इंस्टेंट पे जो इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ। किधर की तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ। और इस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन फोर्स की तरफ होता है, तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा? ऐसे सेंटर की तरफ, ए सी। यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ। और जब यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर की तरफ, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर की तरफ। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इस एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो अगर मैं सपोज मास ऑफ द पार्टिकल m है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ac है, तो मैं फोर्स क्या लिख दूंगा? फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है इन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैंने ये चीज़ बताया ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। विदाउट फोर्स स्टेट चेंज इज नॉट पॉसिबल। ओके, है ना? चलो अब हम लोग इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करें। फोर्स इक्वल टू, सिंपल सा इक्वेशन है भाई, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बाकी कुछ है ही नहीं, है ना? तो हमें अगर एक्सीलरेशन पता चल रहा है सेंट्रीपिटल, तो फोर्स निकाल लेंगे सेंट्रीपिटल। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना। तो आइए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। चलो भैया, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। चलो मान लेते हैं ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। आई हैव टेकन दिस रेफरेंस एज एक्स एक्सिस एंड दिस रेफरेंस एज वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है। किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे है ना, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ओ हो जाएगा। ओ इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0,0, है ना? दिस इज पॉइंट ए। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल किस पे? पॉइंट ओ पे है, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो क्या मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ? इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में? रेडियस है कितना? आर। रेडियस कितना है? आर। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? बोलो, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। बोलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कैसे निकाल लेंगे? ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये क्या आ जाएगा? आर कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो अब बताएं पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा? वेक्टर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैंने सिर्फ पोजीशन वेक्टर निकाला इसके रेस्पेक्ट में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेक्टर में पढ़ चुके हैं सारी चीजें हम लोग, पोजीशन वेक्टर वगैरह। ओके, अब मान लेते हैं ओमेगा से घूम रहा है। कितने से घूम रहा है? ओमेगा से। ओमेगा का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। मैंने यहाँ पे रख दिया थीटा की जगह पे। तो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया? ओमेगा इज कांस्टेंट। हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। ओके, जनरल केस में हम लोग वहां पे आपको उसमें पढ़ाया जाएगा जेई क्लास में। ओके, तो अब पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता है तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। सिंपल सी बात है। आ जाओ भैया, डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा क्या? डी आर बाई डी टी। कितना आ जाएगा यहाँ से? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी।
आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब फिर से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो एक्सीलरेशन वेक्टर मिल जाएगा डी वी बाई डी टी, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, फिर से आ जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बाहर आएगा ना, कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना। तो एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया, मैंने क्या कॉमन ले लिया यहाँ से, आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या मिल गया, माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप, ओ सॉरी माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। एनी डाउट किसी को? दिस इज द एक्सीलरेशन वेक्टर। ये कब हो रहा है, जब ओमेगा कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू कुछ डिफरेंट होता। ओके चलो भैया, अब मैंने क्या किया, अच्छा अच्छा भैया ध्यान से देखें, ये इसके अलोंग में एक वेक्टर निकालने जा रहा हूं, तो इसके अलोंग वेक्टर क्या आ जाएगा, ये ओ ए वेक्टर है ना, ओ ए वेक्टर, यही तो होगा ओ ए वेक्टर। इसके अलोंग क्या हो जाएगा बोलो, इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक ये थीटा आ जाएगा, एक ये, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, ओ ए कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ओ ए साइन थीटा। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर इस वेक्टर को लिखें, इसके लॉन्ग वेक्टर फॉर्म में इस वेक्टर का वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे बोलो, ओ ए कॉस थीटा आई कैप, इस वेक्टर को, ओ ए वेक्टर को, इस जो ये जो वेक्टर है ओ ए उसको लिख रहा हूँ, ठीक है, ओ ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ओ ए साइन थीटा जे कैप। अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं ओ ए के अलोंग, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, ओ ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है तो अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस, तो मैं लिखूं यूनिट वेक्टर ये रेडियल डायरेक्शन में, है ना, ये रेडियल के अलोंग है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये चीज क्या है, थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी लिख सकता हूँ, तो ये कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, है ना। तो मैं वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर, किसके अलोंग, इसके अलोंग, रेडियल के अलोंग। तो अगर हम लोग पता है निगेटिव, किसी वेक्टर का निगेटिव करते तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो यूनिट वेक्टर इधर की तरफ हमको पता है ये, तो माइनस ऑफ दिस क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन, और ये माइनस साइन क्या डिपेंड कर रहा है, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, इस वेक्टर के अपोजिट यानी कि इधर की तरफ, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्शन क्या आ गया इसका, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, है ना भाई। ये इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ ना, तो माइनस ऑफ दिस वेक्टर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है इधर की तरफ, और ये डायरेक्शन किधर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, दैट मींस इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ है, टुवर्ड्स सेंटर। और ये चीज क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें। तो मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं उसमें। ओके तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया हमारा, मैं एसी नाम दे दे रहा हूं उसका, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एसी आ गया आर ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, रेडियस, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, सेंट्रीपिटल, और इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ। ओके अब ध्यान से देखें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा, मास आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ध्यान से देखें, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बाई आर लिख सकते हैं, अगर हमें ये वेलोसिटी पता है ना, तो यहाँ पे v बाई आर रखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा, एम आर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। याद करें यूनिट एंड डायमेंशन में डेरिवेशन कराया था, है ना, तो दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के एम वी स्क्वायर बाई आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके सेंट्रीपिटल फोर्स,
ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा हर सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, अभी ध्यान से देखें, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता तो सिनारियो कुछ डिफरेंट होता, तो वहां पे हमको ओमेगा को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता, डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, तब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आ जाता, बट दैट इज अ डिटेल केस, ब्रॉड केस, उसको हम लोग जेई क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आई एम लिमिटेड टू बोर्ड क्लास ओनली हियर। तो ये चीज़ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत बढ़िया भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स सर आपने निकाल दिया, मिटा देता हूँ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। तो मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब पार्टिकल यहां पे तो वेलोसिटी v ऐसे, जब पार्टिकल यहां पे तो वेलोसिटी v ऐसे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे है ना। जब पार्टिकल यहां पे तो v ऐसे, जब पार्टिकल यहां पे तो v ऐसे, जब पार्टिकल यहां पे तो v ऐसे। हर सिचुएशन में वेलोसिटी जो है टेंजेंटल, सेंट्रीपिटल फोर्स will always act towards center, this will be the direction of centripetal force। यहां पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो this will be the direction of centripetal force, और कितना mv स्क्वायर बाई r, this will be the direction of centripetal force। एंड जब यहां पे पार्टिकल होगा so this will be the direction of centripetal force। हर सिचुएशन में किधर लगेगा, towards center, fc। ओके, और इस fc का वैल्यू क्या होगा, mv स्क्वायर बाई r, या फिर ओमेगा के टर्म में लिखें तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखें, हम लोग जानते हैं कि ये और ये टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो हर सिचुएशन में वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर होंगे, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हर सिचुएशन में परपेंडिकुलर होंगे। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो। 9th में आपने पढ़ा होगा वर्क में, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर की तरफ होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारा आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब भैया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, नोट करें, लिखें जल्दी से, मैं बोल रहा हूं लिखते जाएं आप लोग। टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। दैट मीन्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे, तो बॉडी हर हाल में किसी भी सिचुएशन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं सकती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज के लिए फोर्स चाहिए होगा। यहां पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स कर क्या रहा है, बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, नॉट इसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर रहा, किसको चेंज कर रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। रिवर्स में बोल सकते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अदरवाइज सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, पार्टिकल रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गया तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में से भाग जाएगा, स्ट्रेट लाइन में है, टेंजेंट ऐसे भाग जाएगा। इस इंस्टेंट पे अगर ये सपोज ये वैल्यू 0 हो गया तो पार्टिकल ऐसे भाग जाएगा स्ट्रेट लाइन में, टेंजेंट पाथ फॉलो करते हुए। ओके, क्योंकि अब फोर्स 0 हो गया तो स्टेट चेंज होगा ही नहीं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और आपका ड्यूटी है अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं उस सेंट्रीपिटल फोर्स को पता लगाना। कैसे पता लगाते हैं आप समझे, ओके, बट उस सेंट्रीपिटल फोर्स को पता लगाना होगा। ओके, तो अब ध्यान से देखें, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये सारे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आता कहां से भैया, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इट इज नॉट ए न्यू फोर्स। नोट कर ले इस पॉइंट को, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू फोर्स। आपने फ्रिक्शन पढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स इज ए कंप्लीटली न्यू फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा आपने, नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो कंप्लीटली न्यू फोर्स। टेंशन इन ए स्ट्रिंग इज ए न्यू फोर्स। ओके, विस्कोसिटी हमने बताया था, विस्कस फोर्स याद करें, यूनिट एंड डायमेंशन, दैट इज ए कंप्लीटली न्यू फोर्स।
Gravitational force is a completely new force. Electrostatic force is a completely new type of force, different type of forces. Okay, magnetic force is a completely new force. तो ये types of forces है. Spring force is a completely new type of force. वो स्प्रिंग ही सिर्फ लगा सकता है. ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ दो मास के बीच लग सकता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ दो चार्ज के बीच लग सकता है. मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ दो मैग्नेट के बीच लग सकता है. ओके, सेम तरीके से टेंशन फोर्स सिर्फ स्ट्रिंग लगा सकती है ना. नॉर्मल फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी, है ना. फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन होगा और सरफेस रफ है. ओके, तो ये सारे फोर्स एक नए टाइप के फोर्स हैं. बट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप का फोर्स नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स भगवान है. क्या है वो? किसी का भी रूप ले सकता है. किसी सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा. किसी सिचुएशन में स्प्रिंग फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. किसी सिचुएशन में टेंशन बन जाएगा, टेंशन इन स्ट्रिंग बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. किसी सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. किसी सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. किसी सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो वेल डिफाइंड न्यू टाइप ऑफ फोर्सेज हैं उनमें से कोई भी हो सकता है. इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, सो यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. क्यों? आपसे उससे पूछना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है. ओके, तो ये कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है, दैट विल डिपेंड अपॉन सिचुएशन. अगर स्ट्रिंग लगा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स तो कॉन्टैक्ट बन जाएगा. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो नॉन कॉन्टैक्ट बन जाएगा. ओके, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. वो क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से. ओके, तो यहाँ तक आप लोग नोट करें. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके और हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और हम लोग उसी क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? टर्निंग ऑफ ए बाईसाइकिल, टर्निंग ऑफ ए मोटर कार. ओके, कैसे टर्न करते हैं. तो आपने देखा होगा जब भी हम लोग साइकिल या बाइक को टर्न करते हैं तो एक तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं. ओके, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ड्यू टू सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे. तब तक आप लोग इसको रिवाइज करेंगे. ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू.